फर्स्ट शिफ्ट के में और 6 क्वेश्चन आपको सेकेंड शिफ्ट में, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि इस 12 में से जो अधिकांश क्वेश्चन है ना, वो आपको पहले से पढ़ा हुआ मिले, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपका इंपॉर्टेंट वाला ही है। हम लोग ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो सिर्फ हम जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है उसी को लिए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम लेकर के आपके बीच आए हैं, ठीक है। इसके अलावा तो आपको फुल नोट्स है ही, जहाँ पर आपको हम फुल कंटेंट में आपको सारा चीज़ पढ़ाए ही हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, है ना। संसाधन को परिभाषित कीजिए। जिस तरीका से हम लोग देखें कि इस विषय में भी आपका परिभाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। परिभाषा पूरा सोशल साइंस का जो कह सकते हैं एकदम रीड है, वह परिभाषा तो एकदम आपका पकड़ होना ही चाहिए। कोई भी चीज़ क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए, चाहे ज्योग्राफी का बात करें, चाहे पॉलिटिकल का बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स का बात करें, चाहे हिस्ट्री में भी जो अंतिम का चैप्टर है वहाँ पर परिभाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। परिभाषा हो गया कोई घटना हो गया, नहीं कोई नाम हो गया, कोई व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, है ना। ये सब सोशल साइंस का एकदम क्या है, रीढ़ का हड्डी है, नहीं है ना। सोशल साइंस का ये सब अपना रीढ़ का हड्डी है। ये सब चीज़ पर आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए, तो बेहतरीन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है परिभाषा। अगर हमको लगता है कि आपको सारा विषय का परिभाषा याद हो तो आप 6 मतलब जितना क्वेश्चन बनाना है उतना क्वेश्चन लघु उत्तरीय बना सकते हैं हर विषय में, क्योंकि उतना परिभाषा ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन हम लोग किसको कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है कि संसाधन क्या होता है ना। संसाधन का परिभाषा क्या है, ठीक है। संसाधन को परिभाषित कीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। माउस तो संसाधन क्या है, कह रहा है कि मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है ना। मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है ना। यानी मानव के जीवन में जितना भी वस्तु का उपयोग किया जाता है सब के सब क्या है, संसाधन है। सब के सब संसाधन है ना। जितना चीज भी आप अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं सब के सब संसाधन है। मोबाइल है ना, कपड़ा, बोर्ड है ना, कॉपी, किताब, नहीं जितना भी चीज आपके जीवन में है हर एक चीज क्या है, संसाधन है। क्या है, एक संसाधन है ना। मानव भी एक संसाधन है, नहीं समझ गए। तो यही कह रहा है कि मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मानव के जीवन में जितना भी वस्तु का उपयोग किया जाता है सबका सब संसाधन है। जितना भी चीज आपके पास दिख रहा है सबका सब क्या है, संसाधन है। सबका सब क्या है, संसाधन है ना। चलिए बढ़े हम लोग आगे। हाँ सब कुछ संसाधन है। आपके जीवन में जितना भी चीजों का उपयोग किया जाता है सब के सब क्या है, संसाधन है ना। आपके आसपास जितना भी चीज दिख रहा होगा, एसी, पंखा, है ना, फ्रिज, कूलर, नहीं कुछ भी, वो सब क्या है, संसाधन है। सब के सब क्या है, संसाधन है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है, संसाधन संरक्षण के उपयोगिता को लिखिए, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्या होता है, संसाधन संरक्षण। बोल रहा है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है। मतलब संसाधन संरक्षण क्या होता है पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधन को बचाना। संसाधन को बचाना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है ना। तो बोल रहा है संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है। संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है मतलब संसाधन को बचाना क्यों जरूरी है, संसाधन को बचाना क्यों जरूरी है, तो इसको हम लोग समझते हैं, है ना। कह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। हमारे यहाँ जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, सब कुछ के लिए संसाधन का जरूरी होता है। सभ्यता संस्कृति मतलब हम लोग का जो रहन सहन, खान पान, पहनावा वहनावा है, इसके लिए क्या चीज का जरूरत है, संसाधन का जरूरत है ना। लेकिन संसाधन का अविवेकपूर्ण मतलब बिना बुद्धि के
और अतिशय उपयोग मतलब बहुत ज्यादा उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। बोला कि संसाधन तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम लोग संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, मतलब सही से उपयोग नहीं करते हैं, अति उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे समाज में, है ना, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति में, है ना, उसके बाद बात करें पर्यावरण में, विभिन्न प्रकार का समस्या जन्म ले लेता है, विभिन्न प्रकार का समस्या जन्म ले लेता है। और इन समस्या को समाधान करने के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। इस समस्या को, है ना, खत्म करने के लिए संसाधन को बचाने का जरूरत है ना। समझ गए कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन का अहम भूमिका है, या हमारे जीवन में जो है संसाधन का अहम भूमिका है, लेकिन संसाधन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं या अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, इससे विभिन्न प्रकार का समस्या जन्म लेता है। तो उसी समस्या को, है ना, समाधान करने के लिए संसाधन संरक्षण का जरूरी है। समझ गए। जैसे जल है, ये तो हमारे लिए जरूरी है, ये बात सही है, लेकिन जल का हम लोग अधिक उपयोग करेंगे तो जल का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और जल का अगर कमी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, बहुत दिक्कत होने वाला है। जल का जब कमी हो जाएगा तो बहुत समस्या होगा, है ना। हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, जल ही जीवन है कहा जाता है, हम लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे बिना जल के, है ना। तो फिर ये एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। उसी तरीका से बात करें कि पेड़ है हमारे पास, तो पेड़ जो है उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है ना, ऑक्सीजन मिलता है, और कहीं ना कहीं उसी से हम लोग जिंदा है ना। लेकिन अगर पेड़ को बहुत ज़्यादा काटा जाने लगे, पेड़ का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने लगे या अविवेकपूर्ण उपयोग किया जाने लगे, तो आदमी जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। मतलब विभिन्न प्रकार का समस्या जन्म ले लेगा, है ना। और उसी समस्या को खत्म करने के लिए, समाधान करने के लिए जो है संसाधन को संरक्षण का जरूरी है। तो ये पूछा जाएगा संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, यहाँ पूछ सकता है, या क्यों आवश्यक है, ऐसा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये आपको जवाब बता देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बोल रहा है कि संसाधन को बचाने के लिए जो क्योटो सम्मेलन हुआ, क्योटो में एक मीटिंग हुआ, इसका क्या उद्देश्य था। संसाधन को बचाने के लिए क्योटो में मीटिंग क्यों हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से, है ना, बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में कटौती करना, है ना। क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्यों था, इस सम्मेलन क्यों किया गया था, है ना। इस सम्मेलन क्यों किया गया था, तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ था, है ना। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेवार गैस है ग्रीन हाउस गैस, उस गैस को कम से कम उपयोग करना है ना। यही इस सम्मेलन का क्या था, उद्देश्य था, यही इस सम्मेलन का उद्देश्य था, है ना। नेक्स्ट आपका है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अभी तुरंत हम लोग देखे हैं ना, उसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। हमारे पास जो संसाधन है उनको संरक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब उसको बचाना क्यों जरूरी है, उसको बचाना क्यों जरूरी है ना। तो कह रहा है कि संसाधन का अत्यधिक प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं, है ना, उत्पन्न होती है। संसाधन का हम लोग ज्यादा प्रयोग करेंगे तो विभिन्न प्रकार का समस्या जन्म लेगा। जैसे पानी ज्यादा उपयोग कर देंगे तब भी समस्या है, पेड़ को ज्यादा काट देंगे तब भी समस्या है। तो कोई भी संसाधन का अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो समस्या होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, आगे जाकर के सतत विकास में दिक्कत होगा। तो सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है ना। तो संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग करने से पर्यावरणीय समस्या जन्म ले लेती है, पर्यावरण में समस्या उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस सतत विकास बना रहे तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है, इसके लिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है। समझ गए, है ना। चलिए, है ना, समझ गए। तो यही आपसे कह रहा है कि संसाधन का ज्यादा उपयोग करेंगे तो विभिन्न प्रकार का समस्या जन्म ले लेगा। और अगर हमको समस्या का समाधान करना है, सतत विकास को बनाए रखना है, तो इसके लिए संसाधन को बचाना क्या है, जरूरी है। संसाधन को बचाना जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है, आपको ये याद रखना बस, संसाधन संरक्षण मतलब संसाधन को बचाना, ठीक है।
तो संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो संसाधन के ज्यादा उपयोग से विभिन्न प्रकार का समस्या जन्म ले लेता है ना। सतत विकास को बनाए रखने के लिए संसाधन का क्या है, संरक्षण आवश्यक है, संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है। संसाधन नियोजन किसको कहते हैं, है ना। संसाधन नियोजन किसको कहते हैं, संसाधन का नियोजन करना मतलब संसाधन को उपयोग करने के लिए, है ना, प्लान बनाना। क्या करना, प्लान बनाना, है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है, मतलब संसाधन नियोजन किसको कहते हैं, है ना। तो कह रहा है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। जो आपके पास संसाधन है उसको विवेकपूर्ण उपयोग करना, है ना, अपने विवेक के दम पर, अपने बुद्धि के दम पर उसको उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है ना। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए। करें संसाधन का वितरण काफी असमान है, संसाधन सभी जगह एक समान नहीं है, इसीलिए संसाधन का नियोजन क्या है, आवश्यक है। संसाधन को, है ना, नियोजन करना आवश्यक है, संसाधन का एक प्लान करके और तब उपयोग करना जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि संसाधन नियोजन का क्या मतलब है, संसाधन नियोजन का क्या मतलब है। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। और संसाधन सभी जगह एक समान नहीं है, इसीलिए संसाधन का नियोजन करना क्या है, आवश्यक है, संसाधन का नियोजन करना जरूरी है। समझ गए, है ना, समझ गए। संसाधन जैसे मान लो हमारे पास जल है, तो हम लोग जल को क्या करेंगे, ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, उसको एक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे। विवेकपूर्ण ढंग से मतलब सोच समझ करके उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि गए, है ना, नहाने और जो है 100 बाल्टी पानी से नहा लिए, तो ये सब क्या है, ये अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो विवेकपूर्ण उपयोग तो नहीं है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जल का कमी होते जा रहा है ना। तो इस तरीका से, या कहीं पर मोटर चला के छोड़ दिए, पानी बह रहा है आराम से, जो है हम देख रहे हैं, तो ये चीज गलत है। ठीक है, यही कह रहा है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन सभी जगह तो एक समान है नहीं, इसीलिए संसाधन को नियोजन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बतावे, है ना। जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी, इसके विस्तार वाले राज्य का नाम बतावे, इनमें कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, ये आपसे कहा जा रहा है। बोल रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बतावे, मतलब जलोढ़ मृदा जो आपका है ना, जलोढ़ मृदा जो है, ठीक है। अभी कमेंट मत करिए, अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो अभी नॉन हिंदी का टेस्ट कहाँ से लगेगा और मैथिली का, है ना। अभी पढ़ाई करिए पूरा, है ना, जो टेस्ट लगा है उसको, उस टेस्ट को दीजिए बस, है ना। और बाद बाकी अपना प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह लेकर के खुद से भी, ठीक है। जो भी टेस्ट लगा है उस जाकर उस टेस्ट को दीजिए और बाद बाकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लगाना होगा तो लग जाएगा। चलिए, कमेंट मत करिए एक ही कमेंट बार बार, है ना। कॉपी पेस्ट मत करिए, नहीं तो फिर यहाँ से दिक्कत होता है हमको पढ़ाने में, है ना। दिमाग भटक जाता है, कॉपी पेस्ट पर चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बतावे, इसमें से कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, तो नदी के द्वारा बहा करके लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदी के द्वारा बहा करके लाए गए मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी नदी के द्वारा बहा कर लाया जाता है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, है ना। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, ये सभी राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये सभी राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जो कि आपको पता है कि ये सभी जो राज्य है, ये सभी राज्य में आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अपना पड़ोस का राज्य सब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, है ना, इन सभी राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ का खेती होता है, तो गन्ना का भी हो जाता है, चावल हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया, ये सब फसल का खेती होता है। गन्ना, चावल, मक्का, दलहन, है ना, ये सब चीज़ का इसमें क्या हो जाता है, खेती हो जाता है ना। तो यही आपको लिख देना है, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्य का नाम और इस यहाँ कौन सा फसल लगाया जाता है, ये
नेक्स्ट आपका है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। समोच्च कृषि का परिभाषा आपसे पूछा जा रहा है कि समोच्च कृषि किसको कहेंगे। तो बोल रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृत्ताकार रूप में खेत को जोताई किया जाता है, इसी को हम लोग समोच्च कृषि कहते हैं। जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ पर वहां पर क्या है, मिट्टी नहीं कटे, इसके लिए इस वृत्ताकार आकार में खेत का जोताई किया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, समोच्च कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को, है ना, समोच्च कृषि कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर मिट्टी के, पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर मिट्टी के, है ना, ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च कृषि किया जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, समोच्च कृषि किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे हम लोग। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। बोल रहा है कि पवन अपरदन वाला क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा हवा चलता है, वहां पर खेती का कौन सा पद्धति का उपयोग किया जाता है, वहां पर खेती के कौन सा पद्धति का उपयोग किया जाता है ना। पवन अपरदन वाला क्षेत्र में जहां पर हवा बहुत ज्यादा चलता है ना, वहां पर मृदा का अपरदन होता है, मतलब मिट्टी का कटाव होता है हवा से। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सा खेती किया जाता है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका पद्धति उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि में फसल के बीच घास का पट्टी लगाई जाती है ना। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कौन सा खेती किया जाता है, पट्टिका पद्धति से खेती किया जाता है। पट्टिका पद्धति ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, फसल है, अब फसल के बीच में घास लगा दिए, अब कितना भी हवा चलेगा तो मिट्टी जो है नहीं उड़ेगा, है ना, कितना भी हवा चलेगा तो मिट्टी नहीं उड़ेगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फसल है, अब फसल के बीच बीच में जो जगह खाली है इसमें क्या कर दिया गया, घास लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, घास लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, घास है, अब घास रहेगा तो कितना भी हवा चलेगा मिट्टी उड़ेगा नहीं उड़ेगा, है ना। तो यही आपको ध्यान रखना है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। यहाँ पर फसल के बीच में घास का पट्टी लगा दिया जाता है, फसल के बीच में घास का पट्टी लगा दिया जाता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है ना। फसल चक्रण, है ना, मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। बोला है कि फसल चक्रण जो होता है ये मिट्टी को बचाने में किस तरह सहायक होता है, ये मिट्टी को बचाने में किस तरह सहायक होता है। ठीक है ना। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में यानी मिट्टी को बचाने में किस तरह सहायक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ये फसल चक्रण क्या होता है, पहले आप ये जानिए। ये फसल चक्रण क्या होता है कि दो खाद्यान्न फसल के बीच, मतलब दो खाने वाला फसल के बीच, है ना, एक दलहन का फसल लगाना। दलहन मतलब दाल का फसल लगाना फसल चक्रण कहलाता है ना। जैसे गेहूं और चावल दो चीज का आप खेती किए, उसके बीच में थोड़ा कुछ दिन के लिए दलहन का खेती कर दिया जाए खेत में, दलहन मतलब दाल का खेती कर दिया जाए, तो इससे क्या हो जाता है ना, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है ना। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है और इससे जो है मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए जो है ना, ऐसा करना चाहिए, क्या, फसल चक्रण करना चाहिए, समझ गए। तरह की फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जो हम लोग खाद्यान्न फसल है उसका खेती करते हैं तो मृदा के पोषक तत्व में कमी हो जाती है ना। तो इसीलिए तिलहन एवं दलहन का खेती करने से इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप चावल गेहूं का खेती किए तो उससे मिट्टी का उपजाऊ क्षमता कम होता है, लेकिन एक बार दलहन या तिलहन का खेती कर दिए तो इससे मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ जाता है। इससे इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ना। दलहन का खेती करने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है और इसी को हम लोग फसल चक्रण भी कहते हैं। दो खाने वाला फसल के बीच एक दलहन फसल को लगाना फसल चक्रण भी कहलाता है और इससे क्या होता है, मिट्टी का संरक्षण होता है, मिट्टी का उपजाऊ क्षमता वापस आ जाता है ना। चलिए तो ये समझ गए, है ना, कि दो खाद्यान्न फसल है उसके बीच हमको एक दलहन या तिलहन का फसल लगाएंगे तो इसी को फसल चक्रण कहा जाएगा। इससे मिट्टी के पोषण स्तर को बरकरार रखा जाता है ना। सिर्फ चावल गेहूं का खेती करने से मिट्टी का पोषक तत्व कम हो जाता है, मिट्टी का पोषक तत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना।
तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हम लोग को जो है बीच बीच में दलहन और तिलहन का भी खेती करना चाहिए, इससे मृदा संरक्षण में मदद मिलता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ तक आप लोग बताएंगे 10 में से आप लोग का कितना सही हो गया, 10 में से आप लोग का कितना सही हो गया ये आप लोग बताएंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ना। चलिए चले हम लोग आगे। तो 10 तक में आप लोग को कोई दिक्कत, बताइए 10 में से आप लोग को कितना समझ में आ गया। दस में 10, 10 में 10, 10 में 10, ठीक है। चलिए, तो इसमें से जो सब का सब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना। और अधिकांश क्वेश्चन इसी में से आपको आएगा भी, है ना। और कुछ नया क्वेश्चन भी आएगा, तो उसके लिए भी आपको हम हर एक क्वेश्चन को फुल बैच में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में आने वाला है, नहीं फुल नोट्स में दे चुके हैं। और यहाँ पर तो हम लोग चीजों को देख ही रहे हैं। चलिए, तो कह रहा है कि मृदा निर्माण के कारक का उल्लेख करें। मिट्टी के निर्माण क्या क्या चीज से प्रभावित होता है, मिट्टी का निर्माण किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कहीं पर भी मिट्टी का निर्माण हुआ है, कहीं पर कैसा मिट्टी पाया जाएगा, ये क्या क्या चीजों पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है ऊंचा वक्ष यानी धरा आकृति, मतलब धरती का आकृति, धरती की आकृति पर डिपेंड करता है कि वहाँ कैसा मिट्टी होगा, पर्वत है या पठार है या मैदानी भाग है। पर्वत है तो वहाँ अलग मिट्टी, पठार है तो वहाँ अलग मिट्टी, है ना, मैदानी भाग है तो वहाँ अलग मिट्टी। तो ये ऊंचा वक्ष या धरती की आकृति पर डिपेंड करता है मृदा निर्माण के कारक। उसके बाद है मूल सेल या चट्टान, ये पर किस मिट्टी जो है चट्टानों के टूटने से बनता है, तो किस चट्टान के टूटने से मिट्टी बना है इस पर भी, है ना, मृदा निर्माण डिपेंड करता है। उसके बाद है जलवायु, है ना, वहाँ का जलवायु कैसा है इस पर भी मृदा निर्माण डिपेंड करेगा। उसके बाद है वनस्पति, वहाँ पर कैसा पेड़ पौधा पाया जाता है इस पर भी मृदा निर्माण डिपेंड करेगा। जैव पदार्थ, है ना, मिट्टी में कौन कौन से जैव पदार्थ है इस पर भी मृदा निर्माण डिपेंड करेगा। और खनिज कण, मिट्टी में कौन कौन से खनिज कण है इस पर भी मृदा निर्माण डिपेंड करेगा। तो कह रहे हैं मृदा निर्माण के कारक कौन कौन होते हैं, तो मृदा निर्माण के कारक हो गए, है ना, ऊंचा वक्ष या धरा आकृति, है ना, मूल सेल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, है ना, जैव पदार्थ, खनिज कण, जैव पदार्थ और खनिज कण, ये सब चीज मृदा निर्माण के कारक होते हैं। मिट्टी का निर्माण इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं और इस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या है और इस मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि नदी के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो मिट्टी नदी के द्वारा बहाकर लाया जाता है उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन ये सभी फसल को हम लोग उगा सकते हैं, है ना। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी क्या है, नदी के द्वारा बहा कर लाया गया मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, है ना। और गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन ये सब जो है इसमें खेती किया जा सकता है जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट आपका है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर किसको कहेंगे और बांगर किसको किसको कहेंगे, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। खादर किसको कहेंगे और बांगर किसको कहेंगे। बांगर का परिभाषा है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जो बहुत दिन पहले नदी के द्वारा बहा करके लाया गया उस मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, है ना। और खादर किसको कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो अभी अभी तुरंत कुछ दिन पहले नदी के द्वारा बहा कर लाया गया मिट्टी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे, है ना। तो समझ गए बांगर और खादर में क्या अंतर है। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है ना। पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, है ना। और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, है ना, तो खादर कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि डेल्टाई मिट्टी के विशेषता को लिखिए। डेल्टाई मिट्टी का क्या क्या विशेषता होता है। डेल्टाई मिट्टी का क्या क्या विशेषता होता है। डेल्टाई मिट्टी किसको कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को ही डेल्टाई मिट्टी कहते हैं, है ना। तो कह रहा है कि
नदी द्वारा बहाकर है ना मृदा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। नदी के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहेंगे या डेल्टाई मिट्टी कहेंगे, क्योंकि नदी जो मिट्टी बहा कर लाएगा वही तो डेल्टा का निर्माण करता है, एक जगह जमा कर देता है ला करके, है ना। तो कह रहा है पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण जलोढ़ से ही जुड़ा हुआ है। बोला कि पूर्व तटीय मैदान जो है, पूर्व तटीय मैदान जो है ना, पूर्व तटीय मैदान है, वहां पर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो है ना, ये डेल्टा का निर्माण करता है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसका गठन बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। जो डेल्टाई मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है ये बालू, सिल्ट और मृतिका से बनता है, बालू, सिल्ट और मृतिका से बनता है। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन का खेती किया जाता है। गन्ना, चावल, मक्का, दलहन का खेती किया जाता है। तो डेल्टाई मिट्टी का विशेषता लिखना है। तो नदी के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होता है उसी को हम लोग है ना डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। नदी के द्वारा जो बहाकर लाया गया मिट्टी होता है वो डेल्टा का निर्माण करता है ना। और डेल्टाई मिट्टी जो का रहेगा इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का का खेती होता है। नेक्स्ट आपका है लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस मिट्टी में कौन सी फसलें है ना उपजाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूछना है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है और इस मिट्टी में कौन कौन फसल उपजाया जाता है। तो कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम में मिलता है ना। जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम ये सब जगह पर लेटेराइट मिट्टी मिलता है। बोला कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस मिट्टी में चाय का खेती किया जाता है, चाय का खेती किया जाता है, कहवा का खेती किया जाता है ना। ये मिट्टी में चाय और कहवा का खेती होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में यहाँ पर काजू का खेती होता है। क्या चीज़ का? काजू का खेती होता है। तो लेटेराइट मिट्टी जो आपका है ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में है ना, इन सभी राज्यों में पाया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाया जाता है। इस मिट्टी में चाय, कहवा, काजू ये सब चीज का खेती होता है। चाय, कहवा और काजू का खेती होता है लेटेराइट मिट्टी में, ध्यान रहेगा है ना। चाय, कहवा और है ना काजू का खेती होता है लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मृदा संरक्षण के लिए 2 उपाय बताइए, मतलब मिट्टी को बचाने का 2 उपाय बचाइए। मिट्टी अभी हम लोग देख रहे हैं मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो मिट्टी को बचाने का 2 उपाय बताइए क्या है। मिट्टी को बताने का है ना 2 उपाय क्या है। तो कह रहा है कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। तो पहला उपाय तो हो गया फसल चक्रण। फसल चक्रण किसको कहते हैं आपको हम बता चुके हैं कि 2 अगर खाने वाला फसल है यानी चावल और गेहूं का फसल आप लगाते हैं तो उसके बीच आपको दलहन का फसल लगाना है, यही क्या कहलाता है? फसल चक्रण। तो फसल चक्रण के द्वारा मिट्टी के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। और दूसरा, रासायनिक उर्वरक की है ना जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक होता है। हम लोग को केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक जैविक खाद का उपयोग मिट्टी को बचाने के लिए जरूरी होता है ना। रासायनिक उर्वरक के जगह पर कौन सा चीज का प्रयोग करना चाहिए? तो जैविक खाद का प्रयोग लोगों को करना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग करने से क्या होता है? तो इससे मिट्टी का संरक्षण होता है ना। खेत में केमिकल वाला खाद का उपयोग ना करके जो है जैविक खाद का प्रयोग किया जाए तो इससे मिट्टी का क्या होता है? संरक्षण होता है। तो समझ गए मिट्टी के संरक्षण के 2 उपाय, एक तो फसल चक्रण और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो गया आपका जैविक खाद का प्रयोग। क्या हो गया? जैविक खाद का प्रयोग, है ना। नेक्स्ट आपका है भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान के लिए कोई 2 उपाय का उल्लेख करें। भूमि निम्नीकरण का समस्या होता है, इसका निदान के लिए कोई 2 उपाय बताइए। भूमि निम्नीकरण का मतलब मिट्टी का कटाव होना है। मिट्टी का इसका मतलब भी है मिट्टी का कटाव होना, मृदा का अपरदन होना ही है ना। तो मृदा के अपरदन को रोकना है, मिट्टी को बचाना है, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा? एक तो वृक्षारोपण करना होगा। वृक्षारोपण कर देंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। दूसरा है जैविक खाद का उपयोग करण के समस्या का निदान करने के लिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए, पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए और जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, है ना। ठीक है। कमेंट बॉक्स में फालतू चीज मत लिखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड चीजों को ही लिखिए, है ना। तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, है ना। तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका है
बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब वैसा परियोजना जिसका क्या हो, बहुत उद्देश्य हो, उसको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना? ठीक है, वैसा परियोजना जिसका क्या हो, कई उद्देश्य हो, उसको क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे, है ना? तो यही कह रहा है कि वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होता है उसे हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका क्या होता है, बहुत सारा उद्देश्य होता है, उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, है ना? बहुउद्देशीय परियोजना का क्या क्या उद्देश्य होता है? जो नदी पर हम लोग बांध बनाते हैं, कोई नदी है मान लो, उस पर बांध बनाया गया तो उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है ना? वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होता है उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, है ना? और ये बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य क्या क्या होता है? तो बाढ़ नियंत्रण, मतलब बाढ़ पर नियंत्रण रखना। जैसे कोई नदी है उसमें बांध बना दिए, चारों तरफ से उसको घेर दिए बांध से, तो क्या होगा? बाढ़ आएगा? नहीं आएगा। मृदा अपरदन पर रोक, मतलब मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा, नदी कितना भी धार मारेगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। विद्युत उत्पादन, इसके बांध बना दिया तो इसके पानी से बिजली का भी उत्पादन हो सकता है। परिवहन, इसमें परिवहन भी हो सकता है। मनोरंजन के लिए भी लोग, है ना, यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, नौवा वगैरह चला सकते हैं। मत्स्य पालन, इसके अंदर मछली का पालन भी हो सकता है। जल कृषि, जल में होने वाला खेती भी हो सकता है। पर्यटन, लोग यहाँ, है ना, बांध पर घूमने उमने के लिए भी आ सकते हैं। तो यही कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसका क्या क्या उद्देश्य होता है? तो ऐसा नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होता है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है ना? और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य होता है बाढ़ पर नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, बिजली का उत्पादन, परिवहन, मनोरंजन, मछली पालन, जल कृषि, पर्यटन, ये सब जो है बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब कह रहा है जल संसाधन का क्या उपयोग है, लिखिए। अब पानी का क्या क्या उपयोग है बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है ना? पानी का क्या क्या उपयोग है बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा? पानी का क्या क्या उपयोग है ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, समझ गए? पानी के उपयोग को क्या करना है, बताना है कि पानी का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, चले हम लोग। तो कह रहे कि पानी का उपयोग क्या क्या है। तो जल संसाधन का उपयोग है पेयजल, पीने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। घरेलू काम, घर में साफ सफाई के लिए, घर का कोई काम करने के लिए पानी का उपयोग होता है। सिंचाई, खेत को पटाने के लिए, है ना? उद्योग, कोई फैक्ट्री है तो वहां पर पानी का जरूरत होता है। जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता मतलब साफ सफाई के लिए। मल मूत्र का विसर्जन करने के लिए। जल विद्युत निर्माण, जल से बिजली बनाने के लिए। परमाणु संयंत्र शीतलन, परमाणु संयंत्र कोई है उसको शीतलन ठंडा करने के लिए पानी का जरूरत होता है। मत्स्य पालन, मछली का पालन करने के लिए पानी का जरूरत होता है। जल कृषि, अगर जल में कोई खेती करना है तो उसके लिए पानी का जरूरी है। वानिकी, अगर वानिकी करना है, बगीचा वगैरह लगाना है तो उसके लिए पानी का जरूरत है। जल कीड़ा, अगर जल में मतलब किसी प्रकार का खेल वगैरह है, स्विमिंग वगैरह है तो उसके लिए भी पानी का ज़रूरत है। तो पानी का बहुत सारा ज़रूरत है। पानी में क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग पीने के पानी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। घरेलू काम के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। साफ सफाई के लिए, मल मूत्र विसर्जन के लिए, जल से बिजली का निर्माण करने के लिए, परमाणु संयंत्र शीतलन के लिए, मछली का पालन करने के लिए, जल कृषि करने के लिए, जल में कोई खेल है तो उसके लिए, ये सब चीज के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है ये आपसे पूछा जा रहा है। अंतर्राज्यीय जल विवाद का मतलब क्या है पहले ये समझिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद किसको कहेंगे, तो नाम से यह स्पष्ट है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, दो राज्य के बीच जो जल विवाद होगा उसको क्या कहा जाएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाएगा, नहीं, है ना? तो कह रहा है कि दो राज्य के बीच नदी के जल का उपयोग करने के लिए उत्पन्न विवाद को ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। दो राज्य के बीच नदी के पानी का उपयोग करने के लिए जो लड़ाई होता है उसी को हम लोग अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं, है ना? जैसे कोई नदी है, दो राज्य से होकर के गुजरती है तो दोनों लड़ेगा पानी के लिए कि जो है ना, पानी के लिए लड़ेगा कि इसका पानी हमको चाहिए तो इसका पानी हमको चाहिए, तो उसी के लिए जो विवाद होगा उसी को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहेगा, नहीं?
देश की अधिकांश नदियां एक से अधिक राज्य से होकर गुजरती है। बोला है जो भी नदी हमारे यहाँ वो अधिक से एक से अधिक राज्य से होकर गुजरती है, अतः प्रत्येक राज्य अपना सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली नदी का जल का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। तो जल के बंटवारा को लेकर के जो अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है ना, पानी के बंटवारा के कारण ही क्या होता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है ना। कोई नदी है एक से अधिक राज्य से होकर के गुजरती है तो उसका पानी का बंटवारा होने के लिए क्या होता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है। ठीक है, समझ गए, है ना। ठीक है, चलिए, तो याद करने लायक इसमें कुछ है नहीं जो आप याद करिएगा। ये सब आपको समझना चाहिए कि बिहार और झारखंड में कोई नदी बह रहा है तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा पानी को लेकर के, तो इसी को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहेंगे। इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं जो आप याद करिएगा, है ना। ठीक है, अब पानी का क्या उपयोग है पूछ रहा है, पानी का क्या उपयोग है, याद करने वाला बात है? बताइए, ये भी याद करने वाला बात है, याद करने वाला बात है। आप ही बताइए पानी का क्या उपयोग है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, नाम में ही स्पष्ट है, नाम याद रहेगा, इसी इसी से बना दीजिएगा परिभाषा, है ना। खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नहीं वैसा परियोजना जिसका बहुत सारा उद्देश्य है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। समझ गए, तो एक भी इसमें याद करने लायक कुछ है नहीं। कुछ है याद करने लायक, बताइए, नहीं है, बस समझने लायक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर के समझते हैं अच्छे से तो इसमें आराम से आप पूरा भूगोल में कुछ वैसा नहीं है जहां पर आपको भारी कोई परिभाषा भी नहीं है। इस सब परिभाषा नामे से बन जाएगा। देखो इसका परिभाषा बनाना है, अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो इधर से शुरू करेंगे। वैसा जल विवाद जो अंतर्राज्यीय होता है, यानी दो राज्य के बीच होता है ना, तो उसको हम लोग अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। ठीक है, समझ गए, तो बताइए, कोई भी परिभाषा बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो आप आराम से अपने से बना सकते हैं, है ना। समझ गए ना। चलिए, तो इस तरीका से हम लोग देख लिए कि यहाँ तक हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक बार आप सब लोग बताएंगे 20 में से आप लोग का, है ना, कितना समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत कम बच्चे हैं, आप अपना जो है ना अपना देखिए, बहुत बच्चे का मत देखिए। बहुत सारा बच्चे की तैयारी हो चुका होगा या फिर उसका कुछ और कारण होगा, तो खुद से जो है आपको मतलब रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं नहीं है उससे क्या मतलब है ना। समझ गए, तो आप लोग सुनते हैं मोटिवेशन और भूल जाते हैं। नहीं, संजय सर आपको सुनाते हैं ना कि खुद से जीतने का जिद है मुझे, खुद को ही हराना है ना। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। 171 बार सुना चुके होंगे, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नहीं, चलिए, तो आप देखिए, आपको लग रहा है कि हमारा पहले से याद है तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं लग रहा है कि पहले से नहीं याद है, एक बार पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, है ना। तो दूसरा से मतलब मत रखिए, आप खुद से मतलब रखिए कि आपका जो है क्या ये है। ठीक है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है जल संकट। क्या है जल संकट, छोटा सा परिभाषा है कि जल संकट किसको कहेंगे, है ना। छोटा सा परिभाषा है कि जल संकट क्या होता है, जल संकट किसको कहेंगे। तो कह रहा है कि जल की अनुपलब्धता, मतलब जल के कमी ही जल संकट कहलाता है। पानी का कमी हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, जल संकट कहेंगे। कभी आपके घर में मान लो पानी नहीं है, पानी पीने के लिए आप इधर उधर बौख रहे हैं, तो यही क्या है, जल संकट है ना। तो जल का अनुपलब्धता जल संकट कहलाता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर, है ना, 1000 घन मीटर जल का जरूरत होता है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है ना। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक है फाल्कन मार्क, इनके अनुसार हर आदमी को 1000 घन मीटर जल चाहिए। हर आदमी को क्या चाहिए, 1000 घन मीटर जल चाहिए। 1000 घन मीटर जल चाहिए। अगर इतना पानी नहीं मिल पा रहा है उसको, डेली डेली इतना पानी नहीं मिल पा रहा है, तो यही क्या है, जल संकट है, जल संकट है। ठीक है, समझ गए। तो जल का कमी ही जल संकट कहलाता है, जल का अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत के नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। हमारे यहाँ जो नदी है ना, हमारे यहाँ जो नदी है, ठीक है, तो
ये नदी के प्रदूषण का क्या कारण है। नदी में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदा फैला हुआ है। अगर आपको बोल दिया जाए नहाने के लिए तो देखेंगे, नहाने जाएंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारा चीज़ जो है पहले से है, नहा रहा है नदी में नहीं। तो उसका कारण क्या है, नदियों के प्रदूषण का क्या कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हमारे यहाँ जो नदी है वो प्रदूषित क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है, नदी के प्रदूषण का क्या कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि नग नगरों के कूड़ा करकट मल नदियों में गिराया जाना। हम लोग देखते हैं कि नदी का जो जितना कूड़ा कचरा होता है ना, वो सब कुछ कहाँ फेंक दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है। इससे नदी का पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद है कल कारखाना के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ को नदी में गिराना। कल कारखाना का जो कूड़ा कचरा होता है उसको नदी में फेंक दिया जाता है, इस वजह से भी नदी प्रदूषित होता है ना। मृत जीव जंतुओं को नदियों में फेंका जाना, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको नदियों में फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो इन सभी कारण से है ना, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, नदी में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं तो इससे भी नदी कहीं ना कहीं कीटनाशक दवा के छिड़काव करने से भी कहीं ना कहीं प्रदूषित होती है। तो ये सब जो है नदी के प्रदूषण के कारण हो गए। नदी में कूड़ा कचरा है ना को फेंकना, नदी में जो है मरे हुए जीव जंतु को फेंकना, नदी में कल कारखाना का जो कूड़ा कचरा है उसको नदी में फेंकना, है ना। तो ये सभी जो है नदी के प्रदूषण के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मृदु जल क्या होता है। मृदु जल मतलब मीठा जल क्या होता है। तो कह रहा है कि पीने योग्य मीठा जल को ही मृदु जल कहते हैं। जो पीने लायक पानी है उसको मृदु जल कहा जाता है। इसमें लवण नहीं होता, इसमें लवण का मात्रा नहीं होता, इसमें क्या होता है ना, लवण का मात्रा नहीं होता है। समझ गए। तो पीने योग्य पानी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। पीने योग्य पानी को है ना मृदु जल कहते हैं। इसमें लवण का मात्रा नहीं होता है, इसमें लवण का मात्रा क्या होता, नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको पीते हैं, है ना। समझ गए। नेक्स्ट आपका है नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। जो नदी घाटी परियोजना होता है, नदी पर जो बांध बनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या क्या होता है नदी पर बांध बनाने का, या नदी घाटी परियोजना के विकास के क्या उद्देश्य है। नदी घाटी परियोजना है, इसके विकास का क्या उद्देश्य है, नदी घाटी परियोजना का विकास क्यों किया जाता है ना, इसका उद्देश्य क्या है, 2025 में पूछा गया है। तो कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या होता है, कि नदी पर हम लोग बांध बनाते हैं, उसका क्या क्या उद्देश्य होता है। बाढ़ नियंत्रण, मतलब बाढ़ नहीं आए इसीलिए नदी पर हम लोग बांध बनाते हैं। मृदा अपरदन पर रोक, मतलब मिट्टी का कटाव नहीं हो। पेय एवं सिंचाई के लिए जल, पीने के लिए और सिंचाई करने के लिए जल मिल जाए, है ना। बिजली का उत्पादन हो जाए, उद्योगों को जल मिल जाए, परिवहन भी हो जाए, है ना। उसके बाद पर्यटन, लोग यहाँ बांध पर आकर घूम भी सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण, जलीय जीव संरक्षण क्या हो जाएगा, जलीय जीव संरक्षण मतलब जलीय जीव भी बच सकता है, मछली पालन हो सकता है। तो बहुत सारा इसका उद्देश्य होता है। जो हम लोग नदी पर बांध बनाते हैं उसको हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और इसका कई उद्देश्य होता है, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पीने एवं सिंचाई के लिए जल, है ना, बिजली का उत्पादन, उद्योगों के लिए जल, परिवहन, है ना, मछली पालन, पर्यटन, ये सब जो है कहीं ना कहीं क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य होता है। आगे वही क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजना के कोई दो लाभ का उल्लेख कीजिए। नदी घाटी परियोजना यानी नदी पर बांध बनाते हैं हम लोग, इसका कोई दो लाभ बताइए। इससे लाभ क्या क्या है, नदी पर बांध बनाने से क्या क्या लाभ है, नदी पर बांध बनाने से क्या क्या लाभ होता है ना। तो कह रहा है कि नदी पर बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। नदी पर बांध बना दिया तो इससे बाढ़ नहीं आएगा। और नदी पर बांध बना करके सिंचाई भी किया जा सकता है, नदी पर बांध बना करके सिंचाई भी किया जा सकता है, नदी पर बांध बना करके सिंचाई भी किया जा सकता है। ठीक है, नदी पर बांध बना करके क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंचाई को भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चले हम लोग आगे, चलिए